Hello students, shall we start? First of all, in day 47 there is a question. In day 47 respiration, there is a question number 8. ETS is inhibited by. ATS is inhibited matlab ATS is poisoned by or stopped by. There are some toxins like amytal, antimycin, cyanide, कार्बन मोनोऑक्साइड. ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर. ऑल ऑफ दिस आना चाहिए. डे 47 रेस्पिरेशन टॉपिक क्वेश्चन नंबर 8. ऑल ऑफ दी अबव लीजिए आंसर. और क्वेश्चन नंबर 5 है. डे 47 में क्वेश्चन नंबर 5 है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द गिवन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. को एंजाइम क्यू बोल के लिखा हुआ है वहां पर. Remember, coenzyme Q is also called ubiquinone. ubiquinone को बोलते हैं. ठीक है, यूबिक्विनोन को बोलते हैं. और कुछ बच्चे ये भी डाउट कर रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. चलिए और एक बार बोल देता हूं. हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग. कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन निकल के कॉम्प्लेक्स 3 को जा रहे हैं. फिर ये कॉम्प्लेक्स 2 है, ये कॉम्प्लेक्स 4 है, ये 2 है, ये 4 है और ये 5 है. ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्प्लेक्स 1 से 3 में जाने वाले हैं और 2 से भी 3 में जाने वाले हैं. ठीक है ना. कॉम्प्लेक्स 1 से भी इलेक्ट्रॉन 3 को जाएंगे, 2 से भी इलेक्ट्रॉन 3 को जाएंगे और 3 से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी को जाएंगे और साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन 4 को जाएंगे. ठीक है, यह भी एक डाउट था बच्चों का. अब तो क्लियर हो गया ना. अभी कोई डाउट नहीं है. हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग. 1 से 3 में जाएंगे, 2 से भी 3 में जाएंगे इलेक्ट्रॉन एंड फ्रॉम द 3 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टू साइटोक्रोम सी एंड सी से इलेक्ट्रॉन 4 को जाएंगे, 4 से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को जाएंगे. ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं है आपको. व्हाट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ऑक्सीजन. इन एरोबिक रेस्पिरेशन, in aerobic respiration final electron acceptor is oxygen. In fermentation what is the electron acceptor. तो लिखना in fermentation there is no external electron acceptor. Fermentation is the oxidation without any external electron acceptor. Fermentation, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है वहां पर. फर्मेंटेशन इज दी पार्शियल ऑक्सीडेशन है ना. पार्शियल ऑक्सीडेशन विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. हाँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है वहां पर. फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और उसमें कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता है. ठीक है, क्लियर है ना. ये फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा. नो, फर्मेंटेशन इज एनारोबिक प्रोसेस. फर्मेंटेशन इज एनारोबिक प्रोसेस. ठीक है. Hello, is there any problem?
Audio is okay, students? Reply me. Audio is okay? Yes. ठीक है, तो चलिए अब हम जो है टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन आज का टॉपिक है। कल हम रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट बना दिए हैं, राइट? सो फर्मेंटेशन इज पार्शियल ऑक्सीडेशन, और यू कैन से इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। पार्शियल ऑक्सीडेशन, नो ऑक्सीजन, that means it is anaerobic process. ठीक है ना? लेस देन 7% एनर्जी, लेस देन 7% एनर्जी इज रिलीज्ड। क्योंकि ये पार्शियल ऑक्सीडेशन है, तो पार्शियल ऑक्सीडेशन है तो लेस देन 7% एनर्जी रिलीज होगी। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो 100% एनर्जी रिलीज होगी, बट इट इज partial oxidation, that's why only less than 7% एनर्जी इज रिलीज्ड। आज का पहला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम, फर्मेंटेशन। क्लास पे ध्यान दीजिए। ओके, सो फर्मेंटेशन is of two types, two types of fermentation। पहला फर्मेंटेशन है अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेस। अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेस, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेस रिक्वायर 2 एंजाइम्स। इसमें 2 एंजाइम चाहिए आपको। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में 2 एंजाइम लगने वाले हैं। फर्स्ट एंजाइम है पायरुवेट decarboxylase. Pyruvate decarboxylase is one enzyme, and second enzyme is alcoholic dehydrogenase. Alcoholic dehydrogenase. Alcoholic fermentation occur in presence of yeast. In presence of yeast, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होने वाला है इन प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, और 2 एंजाइम लगने वाले हैं यहां पर। एक तो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंड वन मोर इज अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेस। लेट्स सी द प्रोसेस हाउ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑकर। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कैसे हो रहा है? तो 2 टाइप के फर्मेंटेशन है। एक तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आकर इन प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, और कितने एंजाइम लग रहे हैं यहां पर? 2 एंजाइम्स, वन इज पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंड वन मोर इज अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेस। लेट्स सी द प्रोसेस। प्रोसेस कैसे हो रहा है देखेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस देखेंगे। ओके, चलो। तो फर्स्ट क्या होता है यहां पर? वॉट एवर मे बी द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, इट स्टार्ट्स विद ग्लूकोज, स्टार्ट्स विद ग्लूकोज, देन ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, सबको मालूम है। ठीक है ना? अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या होगा? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट होगा, और ऐसे ऐसे स्टेप चलते रहेंगे कंटिन्यू। यहां पर फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड बनेगा, राइट? कुछ स्टेप मैं उड़ा दे रहा हूं बीच में, बुक में भी ऐसे ही दिया है ना, फास्फो इनॉल पायरुविक एसिड। यू नो ऑल द इंटरमीडिएट स्टेप्स, ग्लाइकोलाइसिस, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, वो सब है ना, वो सारे। बाद में फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड बनेगा, देन फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड
और अगर यहां पर एक एंजाइम मिल जाए पायरवेट डी कार्बोक्सिलेज, पायरवेट डी कार्बोक्सिलेज मिल जाए तो यहां पे बन जाए एसिटाल्डिहाइड। क्या बनेगा? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इतना तो मालूम ही होगा, पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, एसिटाल्डिहाइड 2 कार्बन कंपाउंड है, ये तो पता है सबको। हाँ, एसिटाल्डिहाइड 2 कार्बन कंपाउंड होता है, ये तो मालूम है। अब एसिटाल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल, और यहां पर क्या होने वाला है पता है? ठीक है, एक बार समझ लो ये क्या है सारे चीजें। अप टू पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस है, अप टू पायरुविक एसिड इज ग्लाइकोलाइसिस। फिर पायरुविक एसिड के बाद एसिटाल्डिहाइड बना, एसिटाल्डिहाइड से इथेनॉल बना, इथेनॉल। तो यहां पर क्या होने वाला है? इफ यू नो सम बेसिक केमिस्ट्री, एसिटाल्डिहाइड और इथेनॉल में क्या डिफरेंस होता है? अगर फॉर्मूले में अगर हम देखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में डिफरेंस, तो आपको पता चलेगा इथेनॉल में हाइड्रोजन ज्यादा है। एसिटाल्डिहाइड होता है CH3 CHO, और इथेनॉल होता है C2H5OH। ठीक है, हाइड्रोजन चाहिए यहां पर, है ना, रिडक्शन हो रहा है। एसिटाल्डिहाइड इज हैविंग CH3CHO, जबकि इथेनॉल में C2H5OH है। हाइड्रोजन कहां से आएंगे वो? यानी DH2 कन्वर्टेड इंटू NAD, कन्वर्टेड इंटू NAD। तो ये एसिटाल्डिहाइड से इथेनॉल बन गया है। ठीक है, और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है? एसिटाल्डिहाइड इंटू एथेनॉल, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है। अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है। एंड रिमेंबर स्टूडेंट, एग्जामिनर जो है ओनोबल करे यहां पर इंटेंशनली क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, हाउ मेनी ATPs आर जनरेटेड फ्रॉम वन NADH2 मॉलिक्यूल इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर वो वाला अगर आप यूज करेंगे 3 ATP वाला कॉन्सेप्ट, वो एरोबिक के लिए था, और ये एनारोबिक चल रहा है यहां पर। और इन एनारोबिक रेस्पिरेशन NADH2 इज यूज फॉर रिडक्शन, NADH2 इज यूज फॉर रिडक्शन स्टेप। यहां पर NADH2 बिकम NAD, यहां पर रिडक्शन हुआ है। 0 ATP from 1 NADH2 in case of alcoholic fermentation और in case of anaerobic respiration। फिर पायरुविक एसिड से ही वन मोर फर्मेंटेशन भी पॉसिबल है। पायरुविक एसिड may be converted into lactic acid in presence of enzyme lactate dehydrogenase। एंड रिमेंबर, अगर लैक्टिक एसिड बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा। इफ लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन occur, there is no carbon dioxide release because lactic acid is also having 3 carbon, pyruvic acid is also having 3 carbon। याद रखो, क्वेश्चन इसी के ऊपर बनेगा, लेकिन ये नहीं पूछेगा, याद रखना, ये डायग्राम नहीं पूछेगा, क्वेश्चन इसी पे बनेगा। ठीक है, स्टेटमेंट्स बन रहे हैं। बिफोर फर्मेंटेशन, बिफोर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स। दिख रहा है हमारे को, ये ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, उसके बाद फर्मेंटेशन हो रहा है। Which compound is common for both alcoholic fermentation and lactic acid fermentation? Pyruvic acid is common. What is the difference between alcoholic fermentation and lactic acid fermentation?
इट डिपेंड्स अपॉन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट डिपेंड्स अपॉन एंजाइम। अगर ईस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है तो अल्कोहल बनेगा, बैक्टीरिया के प्रेजेंस में हो रहा है तो लैक्टिक एसिड बनेगा। In lactic acid fermentation, there is no release of carbon dioxide. In alcoholic fermentation, release of carbon dioxide. मतलब क्या है ना, ये समझ के पढ़ना है, ठीक है, ये समझ के पढ़ना है। अब बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं सर, मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं बोलते हैं, सिर्फ एक्सप्लेनेशन पढ़ते रहते हैं और ये डायग्राम्स, ये ऐसे रिएक्शंस वगैरह सब छोड़ देते हैं। और एग्जामिनर को ये सब बात क्लियरली मालूम रहता है, स्टूडेंट्स आर रीडिंग एनसीईआरटी but they are not reading diagrams, but they are not reading reactions like this, so they create question from here। ठीक है, स्टेटमेंट देखो, ये समझ के पढ़ो। पायरेविक एसिड से जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा, लेकिन अल्कोहल फॉर्मेशन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और अगर आप बुक केयरफुली देखेंगे, बुक में ऐसा लिखा है पायरेविक एसिड के बाद, बुक में ऐसा लिखा है पायरेविक एसिड एरोमार्क, एरोमार्क इथेनॉल दिया है, तो Y2 एरोमार्क्स, Y2 एरोमार्क बोलते हो, मालूम रहना यहां पे कंपाउंड है बीच में, वो कौन सा कंपाउंड है मालूम कर लेना आप, इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको मैं सही तरीका पढ़ने का बता रहा हूं, एनसीईआरटी का सही तरीका बता रहा हूं। एनसीईआरटी में हर एक चीज का कुछ ना कुछ मीनिंग है। अगर ये स्टेप दे के मैं यहां पे कंपाउंड का नाम नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली और एक स्टेप लिखूंगा, तो देर इज ए मीनिंग, है ना, इंटरमीडिएट है वहां पर कोई। ठीक है, चलो। एंड वन मोर थिंग, इवन इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आल्सो NaDH2 is used, NaDH2 is used, NaDH2 is used। अच्छा, अब ये बताओ, इन एरोबिक रेस्पिरेशन, कल बता रहा था मैं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन एरोबिक रेस्पिरेशन NaDH2 का ऑक्सीडेशन हो रहा था, एनारोबिक रेस्पिरेशन में NaDH2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में? कल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी देख लो आप, NaDH2 बिकम NAD बोला मैं, यहां पे भी वही बता रहा हूं, बट हियर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है ना, दे आर एक्सेप्टेड बाय इथेनॉल, है ना, इथेनॉल ले लिया है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, so there is no concept of chemiosmotic hypothesis here, there is no development of प्रोटॉन ग्रेडियंट, कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधा इथेनॉल आया, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल आके हाइड्रोजन छीन लिया उसके NaDH2 के। ठीक है ना, समझ गए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट? एनी क्वेश्चन? नाउ, yeast can produce alcohol, yeast can produce alcohol, lactic acid bacteria produces lactic acid, और याद रखना NaDH2 undergoes vigorously oxidation, vigorously oxidation under aerobic respiration, under aerobic respiration। vigorously मतलब बहुत ही फास्ट, vigorously मतलब बहुत फास्ट ऑक्सीडेशन होने वाला है, vigorously NaDH2 का ऑक्सीडेशन बहुत फास्ट हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन, बहुत फास्ट। और वही NaDH2 undergoes oxidation, oxidation slowly in anaerobic respiration। ये सब बातें मालूम रहना आपको, ये मालूम रहना चाहिए। और क्या है पॉइंट यहां पर देखिए, 1 NaDH2
is equal to 3 ATP in aerobic respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन में, और 1 NaDH2 इक्वल टू 0 ATP in anaerobic respiration. Anaerobic respiration. 1 NaDH2 is equal to 0 ATP in anaerobic respiration. ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ईस्ट कितने परसेंटेज अल्कोहल बना सकता है? ईस्ट कैन प्रोड्यूस अल्कोहल अप टू 13%. ईस्ट जो है 13% अल्कोहल बना सकता है, ओनली 13%, नॉट अबाउ 13%. इसलिए क्वेश्चन भी बनता है, नेचुरली जो फर्मेंटेड ड्रिंक्स होते हैं, बीर है, वाइन है, उसमें अल्कोहल का परसेंटेज कितना होता है? बीर एंड वाइन का परसेंटेज कितना होता है अल्कोहल का? लेस देन 13% बोलते हैं. So yeast can produce alcohol only up to 13%. Okay. Above 13% क्या होगा? Above 13% alcohol, yeast poison themselves. मतलब yeast commit suicide when alcohol reaches above 13%. Who is producing alcohol? Yeast. And who dies because of alcohol? Yeast. नेचुरली जो फर्मेंटेड ड्रिंक्स हैं, नेचुरली फर्मेंटेड ड्रिंक्स जैसे बियर है, वाइन है, हैव अल्कोहल अप टू 13%, नॉट अबव 13%, नॉट अबव 13%. ठीक है, जो नेचुरली फर्मेंटेड ड्रिंक्स हैं उनमें 13% अल्कोहल हो सकता है. व्हाट अबाउट डिस्टिल्ड अल्कोहलिक ड्रिंक्स have higher percentage of alcohol. Higher percentage of alcohol. Maybe 40%, 50% अल्कोहल के भी परसेंटेज अलग अलग हैं. 40%, 45%, 50% अल्कोहल. अब बुक में पूछ रखा है क्वेश्चन, हाउ दैट हाई परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इज अचीव्ड? बाय मीन्स ऑफ डिस्टिलेशन, हायर परसेंटेज ऑफ अल्कोहल कैन बी ऑब्टेन्ड. ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा है आपको यहां पे, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी इन फर्मेंटेशन? हो फर्मेंटेशन में कितने एटीपी हैं? बोलता 2 ही एटीपी बोलना. व्हाट इज फर्मेंटेशन बोले तो, अभी मैं जो रिएक्शन लिख के दिया ना आपको, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड से अल्कोहल या लैक्टिक एसिड, तो इसी को बोलते हैं हम फर्मेंटेशन. ग्लाइकोलाइसिस is also the part of fermentation. Glycolysis is also the part of aerobic respiration. यह तो बात पहले भी बताया मैं आपको. Glycolysis is common step in both aerobic and anaerobic respiration बोल के ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम. ठीक है, क्लियर है ना ये? फर्मेंटेशन नेट गेन कितना लिखूं? नेट गेन ऑफ एटीपी 2 ATP, जस्ट 2 ATP बोलना चाहिए. और एक बात यहां पे याद रखो, अंडर विगरस एक्सरसाइज इन मसल्स, बॉडी मसल्स में अगर बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज होती है या मोर एक्सरसाइज ऑकर इन मसल्स, दैट टाइम ऑक्सीजन शॉर्टेज ऑकर इन मसल्स. अंडर ऑक्सीजन शॉर्टेज आवर बॉडी मसल स्टार्ट डूइंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा अगर हमारे मसल्स में, तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा.
लैक्टिक एसिड बनेगा। एक्चुअली हमारे मसल में ऑक्सीजन रिजर्वायर है, मसल्स में हमारे ऑक्सीजन रिजर्वायर है। कौन सा ऑक्सीजन रिजर्वायर है इन मसल्स? ऑक्सीजन रिजर्वायर कौन है? मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है। मसल में आपके ऑक्सीजन रहता, हमेशा स्टोर रहता मायोग्लोबिन के पास। बट अंडर स्ट्रेनस एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह हो गई, अंडर स्ट्रेनस एक्सरसाइज ऑक्सीजन deficiency occurs in muscles, in body muscles, develops lactic acid, जिस वजह से क्या बनता है मसल्स में? लैक्टिक एसिड, which causes टायर्डनेस। जो टायर्डनेस होती है, फीलिंग, बॉडी पेन करती है, ना, दैट इज बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। ऑक्सीजन खत्म होने लगता है मसल्स में। ठीक है, ओके, बात क्लियर है ना ये? और एक बात मैं सबको क्लियर कर दूं, व्हाट इज माई एक्सपीरियंस, ओके? मैं जो देखा हूं वो बोलूंगा मैं आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बायो में नोट्स, है ना। मैं कभी क्लास में देखते रहता हूँ कुछ बच्चे नोट्स नहीं बनाते, वो देखने के बाद याद आता मेरे को। तो नोट्स जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बायो में। जिसके नोट्स अच्छे उसके मार्क्स अच्छे, बायो में स्पेशली। तो नोट्स अच्छे बनाइए। नोट्स में आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं ना, जरूर लिखना, है ना। लिखना, क्लास में बैठ के आप जो है नोट जो भी बोल रहे हैं लिखना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे थिंक दे आर नॉट हैविंग theory एग्जाम, व्हाट इज द नीड ऑफ राइटिंग, ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड ऑल द theories। तो ऐसा सोचना गलत सोचना है आपका। सब चीज़ तो बुक में है, लेकिन नोट्स भी बहुत काम के होते हैं। नोट जो है आपके डायरेक्ट कनेक्शन होते हैं नर्व्स के साथ। जब आप अपने हाथ से लिखेंगे तो डायरेक्टली आपको समझने आएगा जब भी आप रिवीजन करेंगे। तो ट्राई टू मेंटेन नोट्स, ओके। हाँ, हाँ, मसल्स में लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज नहीं रहता हमारे पास। हमारे पास लैक्टिक एसिड बन जाता वो, ठीक है। कोरी साइकिल बोल के होता है, कोरी साइकिल, दैट इज डिफरेंट थिंग। वो बैक्टीरिया की प्रेजेंस में होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। मैं बोला था आपको फर्मेंटेशन दो टाइप की है, ईस्ट के प्रेजेंस में, एक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में। लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया नॉर्मली, बट हमारे मसल्स में भी हो सकता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बाय मींस ऑफ कोरी साइकिल, ठीक है। अब वो कोरी साइकिल तो वर्ड नहीं दिया हमारे पास, है ही नहीं बुक में वर्ड, ठीक है। ये सारे चीजें आपको याद रहना चाहिए। और कुछ डाउट्स हैं एनसीईआरटी में, मैं पेज नंबर बोलने वाला हूं, उसको रेफर करना सब लोग। रेस्पिरेशन में पेज नंबर, हाँ, 231 में देखना है सब लोग। पेज नंबर 231, पेज नंबर 231। अंडर एरोबिक रेस्पिरेशन में फर्स्ट बुलेट पॉइंट है, देखिए यहां पर फर्स्ट पॉइंट है, क्या है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट by the stepwise removal of all the hydrogen atom leaving 3 carbon dioxide molecule। किसके बारे में बोल रहा है ये? पायरुवेट से
हाइड्रोजन रिमूव होंगे बोल रहा है वो, जगह जगह पर। यहां पर हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, यहां पर हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, जगह जगह पर NADH2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, NADH2 का फॉर्मेशन होगा, एक जगह FADH2 का भी फॉर्मेशन होता है ना। पढ़ो पॉइंट अब, बोलो बोलो। फर्स्ट पॉइंट, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ना। द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, जब मैं पायरुवेट के सारे हाइड्रोजन छीन लूंगा तो उसी को बोलूंगा मैं ऑक्सीडेशन। द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स लीविंग 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। मतलब यहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड, यहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड, यहां से भी कार्बन, 3 कार्बन डाइऑक्साइड लॉस। ये किसके बारे में बोल रहा है? फर्स्ट पॉइंट, क्रेब्स साइकिल। लिख दो उधर क्रेब्स साइकिल। वो फर्स्ट पॉइंट किसको एक्सप्लेन कर रहा है? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के बारे में बता रहा हूं। फिर सेकंड पॉइंट क्या बताया? सेकंड पॉइंट ले रहा हूं। सेकंड पॉइंट है द पासिंग ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। द पासिंग ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब उन्हें बोल रहा है हाइड्रोजन एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन रहते ना, वो इलेक्ट्रॉन रिमूव होके ऐसे घूमते 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 ऑक्सीजन के पास चले जाता बोल रहा हूं। ये किसके बारे में बोल रहा है? ETS के बारे में बोल रहा है। सेकेंड पॉइंट इज अबाउट ETS। सेकेंड पॉइंट इज ऑफ ETS। उसके नीचे क्या लिखा है देखो। और उसके साथ जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव होते होते आएंगे ना, साथ ही साथ इधर नीचे साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP भी होता है। साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ATP भी बन जाता है। साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP है ना, राइट। अब उसके नीचे क्या लिखा है देखो, सेकंड 2 पॉइंट्स के बाद। व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट इज दैट फर्स्ट प्रोसेस, मतलब यहां का जो फर्स्ट पॉइंट है, टेक्स प्लेस इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और सेकंड प्रोसेस जो सेकंड पॉइंट है, टेक्स प्लेस इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए एनसीईआरटी कैसी है देखो, नाम नहीं बताता उन्हें। फर्स्ट प्रोसेस मैट्रिक्स में होता, सेकंड प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। आप सोच लेना फर्स्ट प्रोसेस कौन सा है, सेकंड प्रोसेस कौन सा है। डायरेक्ट है ये पॉइंट, इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। ओके, ये एक पॉइंट आप अच्छे से देख लेना चाहिए। और क्या देखना चाहिए देखो, यहां फर्मेंटेशन पेज पे भी क्वेश्चन पूछे हैं। 2 क्वेश्चन है, पेज नंबर 230, पेज नंबर 230 फ्रॉम बॉटम सेकेंड पैराग्राफ। देयर आर 2 क्वेश्चंस। टोटल 3 क्वेश्चंस हैं ये पेज के ऊपर। 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम बॉटम सेकेंड पैराग्राफ में, ब्रैकेट में दिया है, कैलकुलेट हाउ मेनी ATPs आर सिंथेसाइज्ड। सिंथेसाइज्ड अलग, नेट गेन अलग। सिंथेसाइज अलग होता है, नेट गेन अलग होता है। देखो, कैलकुलेट हाउ मेनी ATPs आर सिंथेसाइज्ड एंड डिडक्ट द नंबर ऑफ ATPs यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। देखो 2 अलग अलग क्वेश्चन पूछा है इधर। हाउ मेनी ATP सिंथेसाइज इन ग्लाइकोलाइसिस? 4 ATP सिंथेसाइज इन ग्लाइकोलाइसिस। अगर यहां पे 2 ATP बोल तो चले गए मार्क्स। हाउ मेनी ATP सिंथेसाइज इन ग्लाइकोलाइसिस? 4 ATP सिंथेसाइज। उसके बाद क्या बोला है? एंड डिडक्ट द नंबर ऑफ ATP यूटिलाइज्ड इन ग्लाइकोलाइसिस। मतलब 4 सिंथेसाइज हुए, उसमें डिडक्शन करो बोल रहा है 2 ATP, तो बनेगा 2 ATP। दिस इज कॉल्ड नेट गेन ऑफ ATP।
नेट गेन ऑफ एटीपी ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कितना, 2 एटीपी। यही बात समझने, ठीक है। और आगे क्या है क्वेश्चन फिर एक, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन बेवरेजेस दैट आर नेचुरली फर्मेंटेड। 13%, 13% से भी कम भी हो सकता है। फिर आगे पूछा है, हाउ डू यू थिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस ऑफ अल्कोहल कंटेंट ग्रेटर देन दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑब्टेन्ड। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन से। अब आगे बढ़ेंगे, आगे आ जाओ, पेज नंबर 235 पे आ जाओ, पेज नंबर 235 पे, पेज नंबर 235 पे क्या बोला, नाउ लेट अस कंपेयर फर्मेंटेशन वर्सेस एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन वर्सेस एरोबिक रेस्पिरेशन में कंपेयर करेंगे बोल रहा। हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्मेंटेशन अकाउंट्स फॉर ओनली पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। फर्मेंटेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होगा, और एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट, इन फर्मेंटेशन देर इज ए नेट गेन ऑफ ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी पर ग्लूकोज, whereas many more molecules of ATP generated during aerobic respiration। 38 ATP कल ही कैलकुलेट करें हम, 38 ATP एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। मतलब ये बात हो गई कि फर्मेंटेशन में सिर्फ 2 ATP बनेंगे। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट ये भी क्लियर हो गया है आपका, NADH is oxidized to NAD plus rather slowly in fermentation। मतलब NADH का जो ऑक्सीडेशन होने वाला है, अभी अभी मैं बता रहा था रिएक्शन, पाइरुविक एसिड से एसिटाल्डिहाइड बनेगा, एसिटाल्डिहाइड से अल्कोहल बनेगा। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल NADH टू बिकम NAD, देयर आल्सो NADH2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन स्लोली हो रहा है, स्लोली हो रहा है। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीडेशन होगा वो बहुत विगरसली होगा, फास्ट होगा, ठीक है। सब क्लियर, सब क्लियर, सारे चीजें क्लियर हो गए। और अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है एनसीईआरटी में, बोलो। हाँ, तो सुनिए, अब जो है एक और कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं हम, एम्फीबॉलिक पाथवे बोल के। एम्फीबॉलिक पाथवे, एम्फीबॉलिक पाथवे का मतलब क्या होता है, द पाथवे विच इज बोथ एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक, है ना। एरोबिक और एनारोबिक दोनों रहा, सॉरी यहां पर एम्फीबॉलिक का मतलब पूछा जा रहा है। एम्फीबॉलिक का मतलब है एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक। और यहां पे कुछ बच्चे साइटोसोल बोल के पूछे हैं। साइटोसोल इज नथिंग बट साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को बोलेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोसोल इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म। एम्फीबॉलिक इज इक्वल टू एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक, ठीक है। व्हाट इज एनाबॉलिक, कंस्ट्रक्शन होना, सिंथेसिस होना। कैटाबॉलिक मतलब ब्रेकडाउन होना। अब देखिए, प्रोटीन अगर अमाइनो एसिड्स में ब्रेक हुआ, समझो प्रोटीन अगर अमाइनो एसिड में ब्रेक हुआ इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटीएजेस, प्रोटीएजेस, तो क्या बोलेंगे इसको, कैटाबॉलिक बोलेंगे ना। ग्लूकोज अगर लैक्टिक एसिड में ब्रेक हुआ तो क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिक बोलेंगे। लैक्टिक एसिड
ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनेगा ना, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनेगा। तो ये भी कैटाबॉलिक, मतलब ये दो रिएक्शन कैटाबॉलिक के हैं। इफ लार्ज कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपल वन, दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिक। if glucose join and form glycogen and amino acid join and form protein, what you call this? Anabolic. इसका मतलब कैटाबॉलिक का मतलब है ब्रेकडाउन, एनाबॉलिक का मतलब है सिंथेसिस। एनाबॉलिक का मतलब है सिंथेसिस। So respiration is anabolic or catabolic? Respiration is both anabolic plus catabolic, both. Therefore, respiration should be more appropriately called amphibolic बोलना चाहिए। Amphibolic. Respiration is both anabolic plus catabolic. Therefore, respiration को हम amphibolic बोलने वाले। ठीक है। क्लियर। तो अगर आपको सक्सेस होना है लाइफ में, तो सबसे पहले जो है इमोशनल होना बंद कर दो आप, है ना। इमोशंस जो है, जब तक का नीट रैंक नहीं आता, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, इमोशंस तो कंट्रोल रखना। मे बी यू आर वेरी हैप्पी, मे बी यू आर इन डिप्रेशन, दोनों भी हार्मफुल हैं। हम मीडियम में रहना चाहिए, ज़्यादा भी खुश नहीं, ज़्यादा भी डिप्रेशन में नहीं रहना चाहिए। तो वी शुड बी इन ए मॉडरेट लेवल। तभी हम वर्क कर सकते हैं, तभी हम पढ़ सकते हैं, और तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ सकते हैं। ठीक है। नहीं मेरा एक साल लॉस हो गया बोल के कुछ बच्चे डिप्रेशन में जाके जो है स्टडीज कम कर लेंगे, उससे लॉस हो जाएगा। किसी की एक मार्क्स से सीट गई होगी, किसी के दो क्वेश्चन की वजह से सीट गई होगी, किसी के ना एक नेगेटिव हो गया उसकी वजह से गया उनका सीट, वो भी हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन ये सब क्या है, लाइफ में चैलेंजेस हैं, ये समझो, है ना। चैलेंजेस बहुत रहते हैं लाइफ में। तो आपको चैलेंज मिल गया समझो, अभी अब बीच मिल गया है ना। आगे तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं लाइफ में, तो ये चैलेंज आपको मिल गया और चैलेंज आप कबूल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अगर ये चैलेंज से आप डर के भाग गए बोल, तो लाइफ में और बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस रहते हैं आगे। तब क्या करते हैं आगे? तो वर्क करो, कुछ भी नहीं है। इट ऑल अबाउट योर थिंकिंग, इट्स अ गेम ऑफ योर माइंड। आप अपने ब्रेन को कैसा कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपने ब्रेन को बहुत ज़्यादा इमोशनल बना रहे हैं, रोते बैठ रहे हैं। ठीक है। तो ये जो है आपको लेके जाएगा, नीचे लेके जाएगा, नेगेटिव्स में लेके जाएगा, और मार्क्स कम हो जाएंगे, और ख़राब हो जाएगा। लास्ट ईयर हो सकता है 500 आए थे, ये साल रिपीट करने के बाद, इमोशनल होने के बाद, रोने के बाद और नीचे चले जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो पॉजिटिवली पढ़ो ना भाई। अगर आप 500 मार्क्स लिए थे लास्ट ईयर, और 25 अगर क्वेश्चन सीख लिए आप, तो ये साल 600 हो जाते हैं। ठीक है। 500 आए थे, तो अब 25 क्वेश्चन सीखो, 600 हो जाते हैं। 450 आए थे, और 25 क्वेश्चन सीख लो। तो मैं तो बोलता हूँ मार्क्स का चक्कर ही नहीं रहना, मैं ये बोलता हूँ कॉन्सेप्ट समझना पहले। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के तीनों के पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाना। पहले बच्चे मार्क्स में फिट करते रहते हैं, मार्क्स बायो में इतने लेता हूँ मैं, केमिस्ट्री में इतने लेता हूँ। ऐसा नहीं फिट करना कोई भी। वो फार्मूला फिट होता था बहुत जब लो कट ऑफ रहता था। ठीक है। आपका आजकल पेपर क्या हो गए, पूरा स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड हो गए, और ये साल भी वैसे ही आएगा मैक्सिमम। तो आप भी जो पेपर का इजी होने वाला है, मतलब कट ऑफ बढ़ने वाला है।
कट ऑफ बढ़ेगा तो आप भी जो है उसके हिसाब से तैयारी करना चाहिए। और मैं बायो के लिए बार बार बोल रहा हूं, मैं सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस इन बायो इज डेंजरस बिकॉज इट इज गोइंग टू हार्म योर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। हाउ? क्योंकि टाइम निकल जाएगा ना। बायो का टाइम क्या था मालूम? जो भी बायो में आप टाइम दे रहे हैं 90% टाइम स्टडीज में लगाओ, बुक रीडिंग, एनसीईआरटी रीडिंग, और जो है वो नोट्स रीडिंग, और कंपलसरी रफ वर्क करना आप मस्ट एंड शुड। एवरीबडी रफ वर्क करना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कोई स्टोरी है उसको पढ़ ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। रफ वर्क करना चाहिए लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। साथ में रफ पेपर रखो, वर्क करो जब भी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रफ वर्क करना जरूरी है। बयो की बात कर रहा हूं मैं, रफ वर्क करना जरूरी है। आप बोलेंगे बयो में क्या रफ वर्क करते हैं? ये तो है ना गड़बड़। बयो में रफ वर्क करना क्या जरूरी है बोला, मैं बोल दूं समझो। अब एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में, विच एंजाइम इज यूज्ड इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोल के क्वेश्चन आया। पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एक ऑप्शन, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक ऑप्शन, और एक ऑप्शन बोथ ऑफ दिस। बोलेंगे अरे अभी अभी पढ़े थे हम ये तो। पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज था या पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज था? पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज आना अनारोबिक में, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एरोबिक में आना। एसिटाइल कोए के फॉर्मेशन में पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है उधर, एनारोबिक में पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज है। देखिए ये बात अगर आप लिखेंगे ना तो कभी भी नहीं भूलेंगे रफ पेपर पे। लेकिन लगता है बायो क्या है, कुछ भी नहीं है, चुप पढ़ ले तो हो गया। ये अगर आप इस टाइप से अगर आप बायो पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बायो धोखा देगा। और 300 तो दूर की बात है, 250 240 के अंदर रह जाएंगे। समझ गए? रफ वर्क कंपलसरी, सीरियसली है। दूसरी बात, हाइलाइटर यूज करना। हाइलाइटर नहीं है तो रेड पेन यूज करना, लेकिन हाईलाइट करना जरूरी है। हाईलाइट करो बुक पढ़ते वक्त। जो है ये लाइन जो है, नेट गेन ऑफ एटीपी इन एरोबिक रेस्पिरेशन 38 एटीपी in alcoholic fermentation to enzyme pyruvate decarboxylase alcohol dehydrogenase during conversion of pyruvic acid into acetyl CoA magnesium is required। मैग्नीशियम को सर्कल कर दिए तो हाईलाइट करना जरूरी है। देखो रेड पेन से तो हाईलाइट करो, एटलीस्ट अंडरलाइन करके रखो। ये लाइंस हम रिवाइज करने वाले हैं जस्ट बिफोर 1 मंथ ऑफ द एग्जाम। जब भी एग्जाम रहेगा 1 महीना पहले जो है बैठ के ये अंडरलाइन करे सो चीजें, हाईलाइट करे सो चीजें पढ़ेंगे। हाईलाइट बोल तो हर चीज हाईलाइट नहीं करना। हाईलाइट बोल तो सबसे पहले जो अच्छा समझने आया उसको हाईलाइटिश नहीं करना। ग्लाइकोलाइसिस इज डिफाइंड एज स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, इट ऑकर इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये जो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं नेग्लेक्ट कर दो उनको। अच्छे से समझना, नेग्लेक्ट कर दो। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, है ना? नहीं नहीं करना, हाईलाइट ही नहीं करना उनको। हाईलाइट करेंगे तो टाइम खराब हो रहा आपका। नेक्स्ट टाइम रिवीजन भी करेंगे तो ये हाईलाइट करे तो पॉइंट पड़ेंगे ना, चले जाएगा टाइम। एक्चुअली यहाँ पे टाइम बचाना है। टाइम बचाएंगे तो केमिस्ट्री को टाइम निकलेगा, फिजिक्स को टाइम निकलेगा ना। टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है इधर। हम पढ़ना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन क्या करना, टाइम कम है। इसलिए काम की चीजें हाईलाइट करना, काम की चीजें पढ़ना बार बार। 9 टाइम रिवाइज करे, 10 टाइम रिवाइज करे बोल के बोलते टॉपर्स। कैसा करे उन्होंने? हाईलाइट करे थे वो, हाईलाइट करे सो चीजों को बार बार पढ़े उन्होंने। क्रेब्स साइकिल ऑटकर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये भी हाईलाइट करने की चीज है। इफ यू फील यू हाईलाइट, जरूरी नहीं है मैं बोल रहा सो हाईलाइट करना बोल के भी जरूरी नहीं है। इफ यू फील
क्रेब्स साइकिल आकर इन मैट्रिक्स, ये आपको याद रखना जरूरी है बिकॉज यू आर फॉरगेटिंग, तो हाईलाइट जरूर करके रखो। सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स रहते, हाइलाइटर यूज करना। मार्जिन, मार्जिन एनसीईआरटी की जो मार्जिन है, एक पैराग्राफ पढ़ना, वो पैराग्राफ में से 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, उसमें के कीवर्ड्स निकाल के साइड में रखना मार्जिन में। वो पैराग्राफ के काम के जो पॉइंट्स थे, कीवर्ड्स, एक बड़ा सा पैराग्राफ है लेकिन उसमें काम के 4 ही बातें हैं समझो, ऐसा भी हो सकता है, तो निकाल के रख दो, उतना ही रिवाइज करने का हमारे को। कीवर्ड्स लिखना है, बस कीवर्ड्स लिखना है, नॉट राइट एनी सेंटेंस हियर, डोंट राइट एनी सेंटेंसेस, जस्ट राइट कीवर्ड्स, जस्ट राइट कीवर्ड्स। इंगलमैन यूज क्लैडोफोरा, इंगलमैन यूज क्लैडोफोरा बोल के पूरा नहीं लिखना वहां पर, क्लैडोफोरा। ग्रीन अलगे, क्लैडोफोरा क्या है? ग्रीन अलगे, लिख देना उधर, क्लैडोफोरा ग्रीन अलगे। ऐसे रहना, कीवर्ड्स किसी को भी नहीं समझने आना, सिर्फ आपको समझने आना, ऐसा लिख के रखना कीवर्ड्स। उसके बाद जो है क्वेश्चन सॉल्व करने का भी बहुत बड़ा मसला है बायो में, क्योंकि पहले जो है एम्स एग्जाम अलग था, जिपमर एग्जाम अलग था, तो मटेरियल्स बहुत ज्यादा थे। किसी एग्जाम में असर्शन रीजन आते थे, किसी में नहीं आते थे, किसी में जो है बाहर का भी पूछ लेता था, किसी में सिर्फ बुक का पूछता था, ऐसा बहुत ज्यादा थे अलग अलग पैटर्न। अब नीट में क्या हो गया ना, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड हो गया। अगर आप एनसीईआरटी छोड़ के दुनिया भर का अगर क्वेश्चन करेंगे तो सब वेस्ट है, कचरा है वो, समझ गए? कंफ्यूजन है वो, उससे मार्क्स कटेंगे और बढ़ने के तो चांस नहीं है। तो इसलिए जो है रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना, 90% टाइम रीडिंग करना, एनसीईआरटी नोट्स, और 10% टाइम क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन सॉल्विंग डेली। फॉर एग्जाम्पल बायो जो है आप 3 आवर पढ़ रहे हैं, तो उसमें से 2.5 आवर जो है सिर्फ पढ़ने में निकल जाना। आज का भी पढ़ना, कल जो हुआ सो भी पढ़ना, रिवीजन यस्टरडेज क्लास, ये सब रिवीजन में निकल जाना 90% टाइम। 10% टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर सकते हैं, डेली के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, डेली के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर सकते हैं। चैप्टर हो गया तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर कुछ क्वेश्चन अच्छे दिख रहे, इसके अलावा अगर क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो चॉइस है, समझो आपके पास, इट्स ए चॉइस। केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया मेरा पूरा, फिजिक्स कंप्लीट हो गया, अब चुप कर ले तो मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, तो चॉइस है आपकी, कर लो। नहीं कंप्लीट नहीं हुआ बोले तो रिस्क नहीं लेना, लगा देना उधर, टाइम लगाना, फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा लगाना टाइम। जो सही तरीका है वो बताया मैं आपको। इसके अलावा अगर बुक के नाम पूछे बहुत अच्छे क्वेश्चंस के लिए कौन से बुक्स हैं, बोलते हैं एमटीजी फिंगर टिप्स कर सकते हैं आप। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो मॉड्यूल में मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मॉड्यूल में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो एमटीजी फिंगर टिप्स। और ऐसा नहीं है कि एमटीजी फिंगर टिप्स से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, गलत समझ लेंगे मीनिंग फिर मेरा, एक भी नहीं आएगा उसमें से। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस हम बायो में इसलिए लगाते हैं कॉन्फिडेंस के लिए कि मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूं, मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहा है, एक पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं बायो में। सब्जेक्ट सीखने के लिए नहीं कर रहा मैं बायो में क्वेश्चन, याद रखो। लेकिन कुछ और सब्जेक्ट के अलग अलग रहता अपना, फिजिक्स में क्वेश्चंस
लगाने से सब्जेक्ट आता है, क्वेश्चन करने से फिजिक्स समझ में आता है। यहाँ पे वैसा नहीं है ना, यहाँ पे पढ़ने से सब्जेक्ट आता है। और एक लास्ट आज का एक वर्ड लिख लो, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, द कंपाउंड्स विच अंडरगो ऑक्सीडेशन, compounds which undergo oxidation, compounds which undergo oxidation during respiration, जो कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। Compounds which undergo oxidation in respiration are called respiratory substrate. Can you have some example of respiratory substrate? Carbohydrate, protein, fat, these are all respiratory substrate, क्योंकि इन सब का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है। और एक बात जो है, कोई भी जो है टारगेट मत बनाओ, छोटे छोटे टारगेट। मेरे को 500 आ गए तो बस, 550 आ गए तो बस, 600 आ गए तो बस, ये बहुत डेंजर चीज है। बस आप ये करना कि लास्ट वीक में जो एग्जाम लिखा था संडे, उस एग्जाम से ये एग्जाम में अब जो मैं एक कमिंग एग्जाम लिखने वाला हूं, उस एग्जाम में जो है कम से कम 5 मार्क्स तो ज्यादा आना। कितने मार्क्स? 5 मार्क्स तो ज्यादा ना, कम से कम। हर एग्जाम में ऐसा इंप्रूव होते जाएंगे तो ऑटोमेटिक एक दिन 600 प्लस जाएंगे। छोटे टारगेट बना के खुद को, अपने आप को डुबाओ नको, क्योंकि क्या कट ऑफ रहने वाला है किसी को भी नहीं मालूम है। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।